माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं बीए थर्ड ईयर का हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र का न्यू मॉडल पेपर्स आपको बताने जा रहा हूं, जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। विथ सल्यूशन आपको बताया जाएगा। पूरी तरह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और यदि आपने इसको देख लिया, पूरी तरह से समझ लिया, तो आपको एग्जामिनेशन में 90% मार्क्स मिलने की मैं गारंटी लेता हूं। प्यारे मित्रों, पूरी तरह से प्रायः जो है सभी यूनिवर्सिटियों में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चनों को, जो बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं, उन्हीं को आपके समक्ष में पेश करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखेंगे, ये प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है जनपदीय भाषा साहित्य, यानी जनपदीय भाषा साहित्य के रूप में, जिसमें कि अवधी काव्य का आपको अध्ययन करना है मित्रों। तो इसमें जो आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा, ये यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरीके से बन सकता है, जिसमें कि प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में ना होकर के ये द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में हो या तृतीय प्रश्न पत्र के रूप में हो सकता है। परंतु यदि आप मिलान कर लें, अपने सिलेबस को आप देख लेंगे, यदि आपके लिए प्रथम प्रश्न पत्र है तो प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में इस वीडियो को हमारे उपयोग करेंगे। और यदि आपके सिलेबस में ये द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में आया हुआ है तो द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में आप इसका उपयोग करेंगे। यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पर बताएंगे आपको, प्रत्येक स्टेप को विथ सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएं। तो हम देखेंगे, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको जनपदीय भाषा साहित्य यानी अवधी काव्य का अध्ययन करना होगा। इसके अंतर्गत मित्रों, इसका जो अंक विभाजन है, मार्क्स डिवाइडेशन जो इसमें किया गया है, इसमें आप 20 + 50 + 30 इस तरह से जो है मार्क्स इसमें मिलेंगे आपको। यानी खंड आ से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे और खंड बा से आपको 50 अंक प्राप्त होंगे तथा खंड सा से आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। तो हम विशेष रूप से इन प्रश्नों को समझेंगे और इनके एक्सप्लेनेशन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे यह प्रश्न हमसे अछूते न रह जाएं। हम पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे मित्रों। तो देखेंगे, यहाँ पर ये जो आपका खंड आ है, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में है। यहाँ पर देखेंगे, अति लघुत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये आपका बनेगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसे हमको करना है। ये 10 क्वेश्चन रहते हैं जिनको कि आपको करना होता है। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं और 10 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो इसमें देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अवधी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन मित्रों। तो ध्यान देंगे, अवधी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां आपको बताना है। तो अवधी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में आप समझ लें कि अवधी पूर्वी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली है, यानी पूर्वी हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसको कि हम अवधी भाषा के रूप में जानते हैं। इस बोली का नाम अवधी यानी अवध शब्द के स्थानवाचक संबंध के आधार पर पड़ा हुआ है। इस बोली को कोसली भी कहा जाता है, यानी कि जो अवधी हमारा है, अवधी, इसको हम कोसली के भी नाम से जानते हैं। ये हमको समझना है मित्रों, यानी कौशली के भी हम नाम से इसको समझ सकते हैं। संतों ने इसे पूर्विया नाम से अभिहित किया है। जो संत समाज है, संत समाज ने इसको पूर्विया नाम से भी अभिहित किया है, इसको जाना है, पहचाना है, बताया है मित्रों। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, ये अवधी भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में। अगला क्वेश्चन आपका है, पाठ्यक्रम में यूसुफ जुलेखा के अंश का सार लिखिए। यानी यूसुफ जुलेखा जो कि राइटर हैं मित्रों, इनके विषय में आपको बताना है। यूसुफ जुलेखा के विषय में कि यूसुफ जुलेखा जो है कि अंश का सार आपको बताना है। तो यूसुफ जुलेखा के अंश का सार आपको पूरी तरह से समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम इसको बता रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपका पाठ्यक्रम है, इसमें निर्धारित यूसुफ जुलेखा के जो अंश हैं
उसको आपको बताना है। तो शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा, यानी शेख निसार ने इसकी रचना की थी यूसुफ जुलेखा में बिरहड़ी जुलेखा को बदलती हुई ऋतुएं जो संयोगावस्था में सुखदायिनी हैं, वही ऋतुएं वियोगावस्था में इसे प्रताड़ित करती हैं। आप समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य प्रसन्न होता है तो उस प्रसन्नता में जो चीज़ें उसको, जो मौसम, जो महीने अच्छे लगते हैं, वही मौसम और वही महीने पीड़ा उत्पन्न करने लगते हैं। मित्रों, यदि हम कष्ट से गुजर रहे होते हैं, ये हमें ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बिरहड़ी यूसुफ जुलेखा है, तो बिरहड़ी यूसुफ जुलेखा को बदलती हुई ऋतुएं जो संयोगावस्था में सुखदायिनी हैं, वही ऋतुएं जो है वियोगावस्था में इसे प्रताड़ित करती हैं, अर्थात कष्ट को पहुंचाने वाली हो जाती हैं। इसी का वर्णन इस अंश में किया गया है, यह आपको समझना है। इस काव्य की नायिका जुलेखा अपने प्रियतम के वियोग में व्यथित रहते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। उसे प्रकृति अग्नि के समान दाहक लगती है, यानी प्रकृति जो होती है वो उसको अग्नि के समान पीड़ा उत्पन्न करती है, उसको वेदना उत्पन्न करती है। मित्रों, ये हमें समझना है। तो जो आपका पाठ्यक्रम है, इसमें यूसुफ जुलेखा का जो अंश है उसका सार मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया हूँ। अब आप देखेंगे शेख निसार, यानी शेख निसार के वियोग वर्णन पर प्रकाश डालना है आपको। तो शेख निसार के जो वियोग वर्णन है इसको आपको बताना है। तो हम बहुत ही संक्षेप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और पूरी तरह से आप समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको लर्न करने की आवश्यकता ना हो। आप पूरी तरह से, क्योंकि आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं मित्रों, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए आप पूरी तरह से आप लिख पावें। तो आप देखेंगे यहाँ पर शेख निसार ने अपने ग्रंथ यूसुफ जुलेखा में कथा नायिका जुलेखा की वियोग दशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें जुलेखा स्वप्न में यूसुफ को देखती है, देखते ही वह उसके प्रति आसक्त हो जाती है, यानी स्वप्न में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं, परंतु स्वप्न भंग के उपरांत उसे यूसुफ नहीं मिलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे, स्वप्न में जो चीज़ें हम देखते हैं कोई आवश्यक नहीं है कि जगने पर भी वो चीज़ें हमको मिल पावें। हम प्रायः बहुत ही दुखी भी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी भी स्थितियां गुजरती हैं कि हम अच्छे अच्छे स्वप्न देख रहे हैं, हमारी आंखें खुल गईं या किसी ने जगा दिया तो वो स्वप्न हमारा क्या हो गया, बेकार हो गया। हमारे जो अच्छे अच्छे सीन जो हम देख रहे थे, जो अच्छी अच्छी दृश्य हमारे समक्ष आ रहे थे, वो सारे ओझल हो जाते हैं। तो ये बताया गया है। यहीं से उसके जीवन में विरहजन्य स्थितियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, यानी स्वप्नावस्था में जो चीज़ें उसने देखा था वो यथार्थता में उसको जब नहीं मिलती हैं, तो वहीं से इसके जीवन में जो है विरहजन्य स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और वो विक्षिप्तावस्था में पहुंच जाती है। विक्षिप्तावस्था का मतलब एकदम पगली हो जाती है, पागल हो जाती है, एकदम जो है उसका मन जो है विक्षिप्त हो जाता है। मित्रों, प्रकृति परिवेश की सुख कारक स्थितियां दुख का कारण बन जाती हैं। जो प्रकृति सुख को देने वाली होती है वो बहुत ही दुखदायी उसके लिए हो जाती है। जुलेखा के लिए विभिन्न ऋतुओं और महीनों में उसे अलग अलग तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। इसी प्रकार शेख निसार ने जुलेखा के माध्यम से मध्यकालीन एक स्त्री की दयनीय दशा का मर्मांतक चित्रण किया है। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आपको ये समझना है कि शेख निसार के वियोग वर्णन पर जो प्रकाश डालना था आपको, इसका उत्तर हम इसी प्रकार से लिखेंगे। मित्रों, आगे देखेंगे बंशीधर शुक्ल की प्रमुख रचनाओं का नाम उल्लेख करना है, यानी बंशीधर शुक्ल जी ने जो रचना की है उनके नाम का उल्लेख करना है। तो ये हम समझेंगे। तो बंशीधर के विषय में आप जान रहे हैं, ये आपके हिंदी साहित्य के बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाने पहचाने लेखक के रूप में है बंशीधर शुक्ल जी। तो बंशीधर शुक्ल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको आप अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि मैं इसको राइट नहीं कर पाऊँ, रिटर्न नहीं कर पाऊँ, लिख नहीं पाऊँ, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने का आपको प्रयास करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस को, प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वीडियो दे पाना थोड़ा समय बहुत ले लेता है। इसलिए मित्रों, हम इसको मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको समझते जाइएगा। तो देखेंगे बंशीधर शुक्ल की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख करना है आपको। तो इसमें आप सुनेंगे
इसमें पहली रचना है आल्हा सुमेरनी, शुक्ल जी की प्रथम कृति है ये। दूसरा है कृषि विलाप, और इसके पश्चात बेटी बेचन, ये तीसरी रचना है मित्रों। युगल चंडालिका, युगल चंडालिका ये चौथी रचना है। और इसके पश्चात कुकड़ू कूं जो कि मुर्गे की आवाज होती है, इसे भी इन्होंने लिखा है बंशीधर शुक्ल जी ने। फिर इसके पश्चात नेहरू सावधान, ये भी इनकी रचना है। फिर पंत पुराण, इसको लिखा है इन्होंने। और कमला आख्यान, ये भी इन्हीं की रचना है। फिर नसबंदी बंद करो, आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है मित्रों। नसबंदी बंद करो, ये रचना इन्होंने लिखा है। आदि रचनाओं का इन्होंने प्रस्तुत किया है अपने कलम के माध्यम से मित्रों। तो इसमें बंशीधर शुक्ल की प्रमुख रचनाओं के नाम के रूप में आप इन्हीं को लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बिलोचन शास्त्री की कृतियां एवं उनका प्रकाशन वर्ष बताना है। यानी बिलोचन शास्त्री की कृतियों एवं उनका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि त्रिलोचन शास्त्री जी का जो है, इन्होंने इनकी क्या कृतियां हैं, क्या क्या लिखा है इन्होंने, और उनका प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, किस वर्ष में कौन सी रचना इनकी प्रकाशित हुई है। तो ये हमें ध्यान देना है। अब हम आपको बताएंगे, पहली रचना जो उन्होंने की थी उसका नाम था धरती, 1945 में। इसके पश्चात दूसरी रचना को उन्होंने किया था गुलाब और बुलबुल, ये 1956 में किया था। इसके पश्चात तीसरी रचना किया था इन्होंने दिगंत, 1957 ईस्वी में मित्रों। इसके पश्चात ताप के ताए हुए दिन, 1980 में इन्होंने लिखा था इसको। फिर इसके बाद पांचवी रचना इन्होंने की थी शब्द, 1980 में। और छठी रचना इन्होंने की थी उस जनपद का कवि हूं, 1981 ईस्वी में। इसके पश्चात सातवीं रचना इन्होंने किया था अर्घान, 1983 में किया था इसको। फिर अनकहानी भी कुछ कहनी है, ये आठवीं रचना है, इसको 1985 में किया था इन्होंने। फिर इसके पश्चात नौवीं रचना इन्होंने किया था तुम्हें सौंपता हूं, 1985 में। और फिर 10वीं रचना इन्होंने किया था फूल नाम है एक, 1985 में। यानी 1985 में इन्होंने 3 रचनाओं को किया था, अनकहानी भी कुछ कहानी है, और तुम्हें सौंपता हूं, और फूल नाम है एक, ये 3 रचना 1985 में इन्होंने किया था। फिर देश काल 1986 में, सबका अपना आकाश 1987 में, चैती 1987 में, अमोला 1990 में। तो इस तरह से इन्होंने कुल मिलाकर के 14 रचना की थी। 14 रचनाओं के सन हमने आपको बता दिए हैं, तो इसे आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे आप उसको लिख पाएं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन मित्रों। पूरी तरह से आपको समझना है कि जो मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कहा है, उस कवि के विषय में आपको बताना है। तो यहां पर हम देखेंगे मुक्तिबोध के संबंध में मित्रों कि मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है। तो इसमें हम देखेंगे त्रिलोचन शास्त्री को उनकी अदम्य जिजीविषा तथा उपेक्षित पद दलित कृषकों की पक्षधरता में अपनी कविताई करने के कारण उन्हें मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा था। किनको कहा था? त्रिलोचन शास्त्री को। तो यह हमको नाम स्मरण रखना है मित्रों, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि के रूप में संबोधित किया था। वो थे कौन? त्रिलोचन शास्त्री जी। तो ये हमें समझना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सर्वमंगला के सुराज का स्वरूप संज्ञक सर्ग का सारांश लिखना। ये देखिए, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि सर्वमंगला के सुराज का स्वरूप संज्ञक सर्ग का सारांश लिखिए।
ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम समझते चलेंगे कि सुराज का स्वरूप संज्ञक सर्ग में पाठक ने स्पष्ट किया है कि सर्वमंगल विधायिनी देवी के दर्शन और प्रेरणा के फलस्वरूप राजा सुरथ केवल अपने राष्ट्र राज्य की हित चिंता तक सीमित न रह करके दुनिया के सभी राष्ट्रों राज्यों के सीमा संकोच को भुलाकर समस्त विश्व के सभी प्राणियों के मंगल विधान में जुट जाते हैं। तो यहाँ पर राजा जो है अपने केवल सीमित दायरे को ना समेट करके एक राज्य के अंदर ही कार्य को प्रगति मार्ग पर ले जाने का कार्य न कर करके संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं मित्रों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें जो है राजा सुरथ जो थे वो अपने पूरे विश्व कल्याण की योजना के साथ, मतलब एक असीमित योजनाओं को लेकर के, जो सारे संकोचों को भुला करके, राज्यों के प्रतिबंधित संकोचों को भुला करके उन्होंने सबकी सेवा, सबकी भावनाओं को समझना प्रारंभ कर दिया था इसमें। तो सर्वमंगला से तात्पर्य यही है, इसको हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे मित्रों। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालना है आपको, यानी आचार्य निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालना है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप विशेष रूप से समझते चलेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो देखेंगे आचार्य विश्वनाथ पाठक के काव्य में निरूपित राष्ट्र प्रेम पर प्रकाश डालना है आपको। तो इसमें देखेंगे आचार्य विश्वनाथ पाठक की रचनाओं में राष्ट्र प्रेम व्यापक रूप में विद्यमान है। अपने देश की माटी के प्रति अनन्य अनुराग, प्रेम व्यंजना यत्र तत्र उनकी रचनाओं में दिखाई भी पड़ती है। उनका राष्ट्र प्रेम एक संकुचित एवं संकीर्ण नहीं है, अपितु जो है कि विस्तार रूप लिए हुए है, कतिपय पंक्तियों में द्रष्टव्य है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं मित्रों कि स्वर्गलोक, उन्हीं की पंक्ति है कि स्वर्गलोक से बढ़कर सुन्नरी, जीव से अधिक प्यारी, जहां बसंत बसे बागिन माँ, खेतन माँ हरियाली। यह रचना लिखा था आचार्य विश्वनाथ पाठक जी ने मित्रों, जो बहुत ही मार्मिक रचना है, राष्ट्र के प्रेम के विषय में उजागर कर रही है, अपनी भावना को, अपने अर्थ को, अपने व्याख्यायित को प्रकाशित कर रही है ये कविता। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आद्या प्रसाद मिश्र के बारे में। ये आद्या प्रसाद मिश्र जी उन्मत्त, जिनको उन्मत्त से संबोधित करते थे, का जन्म कब और कहाँ हुआ है, इसके विषय में आपको बताना है आद्या प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो आद्या प्रसाद मिश्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसके विषय में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आद्या प्रसाद मिश्र जी का जन्म, इसमें हम देखेंगे कि आद्या प्रसाद मिश्र जी का जन्म जो है, उन्मत्त का जन्म, आद्या प्रसाद को ही उन्मत्त नाम से जाना जाता है। तो आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी का जन्म जगदीश पीयूष के अनुसार 25 अक्टूबर 1936 ईस्वी को अवध के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की भूमि प्रतापगढ़ के ग्राम देलहपुर में हुआ था। ये हमें जानना है कब हुआ था। तो 25 अक्टूबर 1936 में कहाँ पर, प्रतापगढ़ के ग्राम देलहपुर में इनका जन्म हुआ था मित्रों। यह किनके द्वारा जाना जाता है, जगदीश पीयूष के अनुसार, यानी जगदीश पीयूष ने इनके जन्म तारीख और स्थान के बारे में लिखा है, ये हमें जानना है। फिर इसके पश्चात देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आधुनिक अवधी कविता में उन्मत्त के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी आधुनिक हिंदी कविता में, अवधी कविता में उन्मत्त के योगदान पर प्रकाश डालना है, बताना है आपको। तो ये आप समझेंगे यहाँ पर कि इसमें जो है आधुनिक अवधी कविता के बारे में उन्मत्त के योगदान पर प्रकाश डालना है आपको। यहाँ पर देखेंगे कि उन्मत्त जी का अवधी कविता के नूतन ध्वज वाहक हैं, ये मतलब अवधी कविता के एक नूतन
ध्वजवाहक कहे गए हैं। उन्मत्त ने मुक्तक काव्य के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए और अवधि में नवगीतों का प्रणयन करके उन्होंने इस बोली के नवीन स्वरूप को उद्घाटित भी किया। अवधि में गजल का सूत्रपात भी इन्होंने किया। इस प्रकार इन्हें अवधि का दुष्यंत कुमार कहा जा सकता है। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि अवधि का दुष्यंत कुमार कौन है, तो आप उन्मत्त जी का नाम लेंगे मित्रों। तो ये हमें जानना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मृगेश की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। यानी मृगेश की रचना को हमें बताना है कि उन्होंने कौन कौन सी रचना की है। तो मृगेश जी की रचनाएं हैं। मृगेश जी की जो रचना मुख्य रूप से है पारिजात, चाहलारी नरेश दूसरी रचना, तीसरी है रवई व्यंजना और चौथी रचना है गांव के गीत। इसकी पश्चात दया का दंड, फिर मृगांक, मृगेश महाभारत, सुग्रीव और सुगीत और माधव मंगल, राष्ट्र की आन, कुछ अपनी ही आदि रचनाओं को उन्होंने किया है। तो ये हमें जानना है। इसके पश्चात देखेंगे ये जो अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन है। अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम क्वेश्चन ये है कि समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। यानी समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों के बारे में आपको बताना होगा। तो समकालीन अवधि कविता, तो इसमें हम देखेंगे समकालीन अवधि कविता के प्रमुख कवियों के नाम के रूप में हम समझेंगे। इसमें है प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का नाम आ रहा है। पहला नाम किसका आ रहा है? त्रिलोचन शास्त्री, इनका नाम आ रहा है त्रिलोचन शास्त्री जी का। और इसके पश्चात पारस भ्रमर का नाम आ रहा है। यानी पारस भ्रमर, ये सब नाम आपको स्मरण रखना है। इसके बाद दयाशंकर दीक्षित देहाती, हरिभक्त सिंह पंवार, लवकुश दीक्षित, रामशरण सिंह, केदारनाथ मिश्र चंचल, केदारनाथ मिश्र को चंचल के नाम से भी जानते हैं, रमाकांत श्रीवास्तव, चक्रपाणी पांडे, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त और ब्रजभूषण लाल श्रीवास्तव आदि माने गए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके पश्चात हम बढ़ रहे हैं खंडबा के बारे में। तो खंडबा में आपको लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याख्या के रूप में आपसे किए जाते हैं सवाल, जिसमें कि ग्रीष्म ऋतु, ये आपको विशेष रूप से पढ़ लेना है। जहाँ बयार लगावे, ये आपको पद पढ़ लेना है। जहाँ अविद्या, ये 3 पद बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने जो है आपको दिए हैं, जिनमें से अवश्य पूछे जाएंगे। प्रायः इसी प्रकार के पद के रूप में ये पंक्तियां पूछी गई हैं लगातार। तो आशा है कि इस बार भी इन्हीं में से, तीनों में से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। उपरोक्त पद्यांशों की संदर्भ व्याख्या आपको लिखना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा इनमें। फिर इसके पश्चात क्वेश्चन जो बन रहे हैं, इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे पहला खंडबा में क्वेश्चन भी रहेंगे और संदर्भ सहित व्याख्या भी करना रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है रमई काका के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। यानी रमई काका के जो है प्रकृति चित्रण पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप पूरी तरह से समझते चलेंगे। रमई काका के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालना है। तो रमई काका के प्रकृति चित्रण पर जो उन्होंने रचनाएं की है, उसमें आपको संक्षेप में जानना है कि कृषक जीवन और ग्राम्य प्रकृति रमई काका के काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। कृषक के जीवन के विषय में बताया गया है और ग्राम्य प्रकृति के बारे में रमई काका ने अपने काव्य में इसको प्रमुख स्थान दिया हुआ है। उनके काव्यों में प्रकृति वर्णन 2 रूपों में प्राप्त होता है, पारस्परिक और स्वच्छंद रूप से जो है प्रकृति का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। कवि ने अवध क्षेत्र की
खड़ ऋतुओं विशेषता पावस, शरद और बसंत का अत्यंत आकर्षक तथा सुखद रूप से वर्णन किया है अपनी रचना में। तो इसमें हम देखेंगे, इनकी रचना हम पढ़ रहे हैं। कोहके पंख पसार मुरैला रस डाहाले, ये देखेंगे पंक्ति, कोहके पंख पसार मुरैला रस हाले, चिरी चिरोटा कुलक पुलक के घरी ख्याले, सारस शीस उठाए तो रहिया लाग बजावे, रिमझिम बरसी मेह ढाल पर चील जतावे। तो इस तरह से इन्होंने प्रकृति के करीब जाकर के पूरी तरह से रचना को किया है, जो कृषक का जीवन चित्रित हो रहा है और एक प्रकृति के करीब में जाने की बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसी तरह से इन्होंने लिखा है कि बिरछन पर पंछी बोल रहे, जनु पायल रुनझुन बाज रही, है इंद्रधनुष सतरंग सारी, जो कन कन माँ अनुराग भरती, है केस आइस छिटके बदरा, संझा सिंदूर के मांग भरत, किरणन के चंचल आभूषण, गोटहई चदरिया है तन पर, संज्ञा धीरे से उतर रही, संज्ञा धीरे से उतर रही, धरती के हरे बिछौनन पर। तो इस तरह से रचना बहुत ही मार्मिक और प्रकृति को बहुत ही साथ लेकर के उन्होंने अपनी रचना को लिखा है मित्रों, रमई काका ने। तो इसको हम पूरी तरह से समझते चलेंगे। अब आप देखेंगे शेख निसार के विषय में आपको बताना है कि शेख निसार की प्रेम व्यंजना पर टिप्पणी लिखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझते चलेंगे शेख निसार के बारे में। यानी शेख निसार जो है एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने जो है प्रकृति। तो देखेंगे मित्रों, शेख निसार की प्रेम व्यंजना किस प्रकार से व्यक्त की गई है, किस प्रकार से आपको समझना है इसके बारे में। तो शेख निसार की कृति यूसुफ जुलेखा में प्रेम व्यंजना इस्लाम दर्शन से बहुत गहरी जुड़ी हुई है। यह प्रेम कहानी कुरान शरीफ के तत्वों पर आधारित है। कुरान शरीफ के विशेष तत्व से, शरीफ के तत्वों से मिलती जुलती कहानी है। यद्यपि फारस के सूफी संत जामी और अलग जाली ने प्रेम तत्व को प्रगाढ़ बनाया, किंतु शेख निसार ने इस कृति में अपने अभिनय के रंग से इसे और निखार दिया है। तो हम इनकी रचना के माध्यम से जो प्रेमाख्यान उन्होंने लिखा है, कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ मित्रों। इसको आप समझते चलेंगे कि इसमें जैसे देखेंगे, जब संवरे मुख तब बिलखाई, लय सुलाज ते रोयन जाई, बिरहन बान मेघा एक बारा, रोम रोम व्याकुल तहीं छारा, चिनगी विरह आग कै लागी, सुल गए लाग हिये माँ आगी। इस तरह से विरह वेदना प्रेम प्रसंग में इन्होंने किया है। इसके पश्चात सूख समुद्र गए रवि तेज सो, सूख गई लल सलिता जलधारी, सूख गए पुहमी रवि मंदिल, सूख गए जल मेघ सुखारी। इस तरह से यूसुफ जी ने आगे भी इसमें बताया है कि यूसुफ नैन सपन एक देखा, बहुर पिता के कहा सरेखा, जानहु गरह एकादश आए, रब सस मिल मोहिसिए नवाए। तो हम पूरी तरह से देखेंगे कि प्रेम व्यंजना को इन्होंने कूट कूट करके अपने काव्य में भर दिया है। यहाँ प्रेमाख्यान सूफी प्रेमाख्यान से कुछ भिन्न है, क्योंकि इसमें प्रिय को पाने के सारे उपक्रम नायिका करती है, जबकि सूफी प्रेम पद्धति में नायिका को प्राप्त करने के लिए सारे उपाय नायक करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इनके जो प्रेमाख्यान हैं, इसमें नायिका पूरा उपाय करती है नायक को प्राप्त करने के लिए, यह दर्शाया गया है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे तीसरा जो आपका है, पढ़ीस की कविता सूखी डार की सोदाहरण समीक्षा करना है। यानी फड़ीस की जो कविता है फड़ीस की कविता सूखी डार की सोदाहरण समीक्षा आपको करना है। तो फड़ीस की रचना सूखी डार एक प्रतीकात्मक कविता है। ये हमें समझना है कि ये कविता कैसी है। जो फड़ीस जी की कविता है, ये एक ऐसी कविता है, इसको हम जानना है। तो ये प्रतीकात्मक कविता है। कैसी कविता है? प्रतीकात्मक, ये हमें
ध्यान रखना है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है प्रतीक के रूप में ये कविता प्रस्तुत की जाती है। और सिरसा की सूखी डार मानव जीवन का प्रतीक है, जो अपनी अंतिम दशा अर्थात नष्ट होने के समय भी अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जो सूखी डार है वो मानव जीवन का एक प्रतीक माना गया है। सूखी डार जो अपनी अंतिम दशा अर्थात नष्ट होने की स्थिति में भी अपनी सुरक्षा में लगा हुआ रहता है, प्रयास करता है। तो इसमें आप देखेंगे सूखी डार कविता में जब यह हाल अपनी पूरी उमंग के साथ थी, यह डाल जो है यहाँ पर देखेंगे सूखी डार, तो सूखी डार जब अपने इस कविता में देखेंगे कि जब ये डाल जो है अपनी पूरी उमंग के साथ थी, अर्थात फूल कल्ले हरियालियाँ सबको लिए हुए जब ये डाल थी, तो उसका एक उदाहरण यहाँ पर दृष्टव्य है। तो देखेंगे कि 4 दिन पहले चैत पूर्णमासी का चंद्रमा घूर घूर जिहका देखिस, यह मटक भटक मटकाई रही। जीवन नश्वर है, इस बात को कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है। तो देखेंगे पंछी पिंजरा छाड़ चला, तब का जानी को कहाँ रही, फिर कैसी डार सिरसा वाली। यहाँ देखेंगे, फिर आगे देखेंगे इसमें कि जीवन के थपेड़े खाकर भी जीवन के प्रति व्यक्ति कितना मोह उसके उसमें समाया रहता है, वो जीवन जीना ही चाहता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आंधी का अगुआ बारू की बारूद चलावे, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फणीस जी की कविता है, ये सूखी डार एक ऐसा प्रतीक के रूप में समाज को दर्शन दे रहा है, समाज को बता रहा है कि जीवन को जीने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, हमेशा जो है अपने जीवन को जीना ही चाहते हैं और जीवन से हम कभी भोर नहीं होते हैं। यह संदेश फणीस जी की कविता में दिया गया है मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे पाठक जी की संस्कृत चेतना को निरूपित करना है आपको, यानी पाठक जी की जो संस्कृत चेतना है उसके विषय में आपको बताना होगा। तो यहाँ देखेंगे कि पाठक जी ने संस्कृत चेतना के बारे में जो देखेंगे मित्रों, पाठक जी की सांस्कृतिक चेतना के विषय में इन्होंने क्या निरूपित किया है, क्या बताया है। तो इसको हम देखेंगे कि भारत एक सांस्कृतिक चेतना संपन्न देश है। इसमें प्रत्येक अंचल की अपनी सांस्कृतिक पहचान है अलग अलग तरीके से। तो विश्वनाथ पाठक अवध की सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यंजित करने वाले एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, एक कवि के रूप में आए हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में स्पष्ट किया है कि भारत देश संस्कृति का घर है। किसका घर है? संस्कृति का घर भारत देश को माना है। विभिन्न देवी देवताओं ने यहाँ उतार लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण गणेश, यक्ष नाग किन्नर और गंधर्व तथा संपूर्ण रिद्धि सिद्धियाँ इस धराधाम से संबंध रखती हैं। तो इसी से संबंधित पाठक जी की जो रचना है, सांस्कृतिक चेतना को इन्होंने पूरी तरह से निरूपण किया है अपने काव्य कविता के माध्यम से। तो यहाँ हम कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं। देखेंगे कि वसिनी यही प्राचीन काल में सुरधई के नर रूप, यक्ष नाग गंधर्व यहीं पे लीला कहिन अनूप, यहीं सभ्यता पहले प्रकटी, पहले भाव हिंसार, पहले पहिल यहीं रवि उई के दूर किहिस अंधियार। तो ये रचना बहुत ही एक सांस्कृतिक चेतना को उत्पन्न करा रही है, भारत देश के प्रति एक लगाव को उत्पन्न करा रही है मित्रों। तो दूसरा हम देखेंगे कि गांव का एक मनोज चित्र जो है इन्होंने बताया है अपनी रचना के माध्यम से। गांव के चित्र को इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो जिसमें देखेंगे जहां हाथ मां लिए पहरुआ, कूटे धान बहुरिया। देखिए पूरे गांव के दृश्य को उन्होंने अपनी रचना में उतार दिया है। तो देखें, जहां हाथ मां लिए पहरुआ, कूटे धान बहुरिया, झनन झनन झन करे कंगनवा, रह रह बाजे चुरिया, और करी हैया पर धरे गगरिया, कान्हे पे उबहनिया, जहां दांत से घूंघट दाबे, चले लजाधुर धनिया। तो ये इस तरह से
दृश्य को इन्होंने अपने कविता के माध्यम से चित्रित कर दिया है। तो ये वास्तव में पाठक जी का एक सांस्कृतिक चेतना के प्रति एक अंदाज अलग ही है। तो ये हमें समझना है मित्रों। आगे देखेंगे, वहीं दुआरे सांझ भय पे कुल आवे जुटलो टोला। कुल आवे जुटोला बने गांव के लोग जो है शाम होने पर सब एक दूसरे के दरवाजे पे जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। और क्यों निखार खटिया पे बैठे। गांव में जो भी लोग पहुंच जाते हैं, कोई जरूरी नहीं खाट बिछी ही हो, जैसी भी खाट है उसी पर बैठ जाते हैं। और क्यों भूई डारिख टोला, कोई जमीन में भी बैठ जाता है। और सुरती ठोकें क्यों हाथ पे, कोई लोग जो सुरती मलते हैं, हाथ पे सुरती मल रहे हैं। और क्यों भर लें गलुक्का, कोई जो है उसको खा लेते हैं। इस तरह से कब मुंह से बीड़ी पकड़ावे, और मुंह से जो है अपनी बीड़ी को पकड़ा रहे हैं, कोई जला रहे हैं, दूसरे से बीड़ी जला रहे हैं। और क्यों गुड़ कावे हुक्का, कोई हुक्का चिलम पी रहे हैं। और जब नाती से चिलम छोड़ के दम चढ़ावे आजा, यानी आजा का मतलब बाबा जो हैं वो नाती से अपनी चिलम को छोड़ करके दम चढ़ाते हैं मित्रों। जब नाती से चिलम छोड़ के दम चढ़ावे आजा, तब धुआं निकुरा से बर्र लक से गाजा। तो ये पूरे दृश्य जो है गांव के जैसा कि लोग करते थे, उन्हीं दृश्यों को पूरी तरह से चित्रित कर दिया है यहाँ पर पाठक जी ने मित्रों। तो ये हमें समझना है, यही मार्मिकता को आपको लिख देना है। और आपको पूरी मतलब क्योंकि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो पूरी तरह से आपको समझ करके चीज़ें काम करनी है, सारी चीज़ों को समझते हुए लेखन कार्य करना है। बहुत रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप व्यापक रूप से एक राइटर के रूप में कार्य करेंगे, परीक्षा में अच्छी तरीके से लिखेंगे, कुछ उदाहरण भी पेश कर देंगे, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, सर्वमंगला के स्वतंत्रता का मंत्र अंश का सारांश आपको देना है। सर्वमंगला के जो है इसके जो स्वतंत्रता का मंत्र अंश लिखा गया है, इसका आपको एक सारांश लिखना है। तो ये सारांश आप लिखेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे मित्रों, इसमें कुछ चीज़ें, ये सर्वमंगला की स्वतंत्रता का मंत्र अंश का आपको सारांश लिखना है। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक द्वारा जो रचित सर्वमंगला काव्यकृति है दुर्गा सप्तशती पर आधारित है। यानी आचार्य विश्वनाथ पाठक द्वारा विरचित जो सर्वमंगला है, यह काव्यकृति दुर्गा सप्तशती पर आधारित है। दुर्गा सप्तशती को उन्होंने उसको आधार मान करके इसकी रचना की है। कवि ने सर्वमंगला में दुर्गा सप्तशती को माध्यम बनाकर समाज की परिस्थितियों का वर्णन किया है उसमें। तो स्वतंत्रता का मंत्र सर्वमंगला का 13वां सर्ग है, ये हमको जानना है। राजा सुरथ मेधा ऋषि से ज्ञानार्जन करके अपने देश लौटता है, ये समझते चलेंगे। हम बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा सुरथ मेधा ऋषि से ज्ञानार्जन करके यानी ज्ञान को प्राप्त करके अपने देश लौटता है। अपने राज्य की दुर्दशा देखकर वो व्याकुल हो जाता है। राजा का अपनी प्रजा पर बहुत स्नेह था। किसी भी राजा की जब अपने प्रजा के प्रति स्नेह होगा तो जरूर उसके सुख और दुख में भागीदार बनेगा मित्रों। तो उसी तरह से राजा सुरथ जो है एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे। कभी इस सर्ग में देश की गरीब जनता का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है, जहां पर सभी नर नारी असहाय एवं बेरोजगार हैं। जनता वस्त्रहीन, अन्नहीन, आश्रयहीन और बरिहंतर आर्त मलिन थी, यानी पूरी तरह से दुखी। राजा ने कोटि कोटि निःस्वजनों के साथ अपने अंतरात्मा को जोड़ा था। राजा माँ दुर्गा के आशीर्वाद से बैरियों को पराजित करता है और पुनः अपना सिंहासन प्राप्त करता है। सारी प्रजा को सुख पहुंचाता है और अपनी धरती पर ही स्वर्ग जैसा साम्राज्य स्थापित करता है। यह इसमें सार आपको मिलेगा मित्रों। इसके पश्चात देखेंगे कि कवि गांधी जी का प्रतिनिधित्व राजा सुरथ के रूप में करता है, यानी गांधी जी का
प्रतिनिधित्व जो है राजा सूरत के रूप में कवि यहाँ करता है। जैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारत की जनता की अंतरात्मा एवं उसमें समाये हुए कष्ट को अपना कष्ट समझकर जनहित के लिए अपना सब कुछ समर्पित करते हैं एवं अंग्रेजों को भगाकर स्वतंत्रता की प्राप्ति करते हैं, उसी कथा को प्रतीक मानकर सर्वमंगला का स्वतंत्रता का मंत्र अंश लिखा गया है मित्रों। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे। आपको उदाहरण के रूप में गांधी जी की बात बताई गई। गांधी जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने देखा तो उन्होंने कहा कि हैंग ओल्ड गांधी ऑन दी श्योर एप्पल ट्री। इसका मतलब कि इस बूढ़े गांधी को खट्टे सेब के वृक्ष के ऊपर टांग दो। तो उस समय जो है एक कैप्टन थे जो कि सुरक्षा के रूप में वहाँ पर उपस्थित थे, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हैंग ओल्ड गांधी ऑन दी श्योर एप्पल ट्री। इस बात को उन्होंने कहा था, सुपरिटेंडेंट ने, पब्लिक से गांधी जी को खतरा था, तो पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस बात को कहा था। तो गांधी जी ने कई तरह से संघर्ष झेलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। वही संघर्ष उनको देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए। तो इसमें भी वही संदेश दिया जा रहा है। तो हम पूरी तरह से समझ करके इसको लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, अवधी भाषा की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा पर प्रकाश डालिए। यानी अवधी भाषा की उत्पत्ति संबंधी अवधारणा पर आपको प्रकाश डालना है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतिम रूप अपभ्रंश से 10वीं शताब्दी के आसपास विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय हुआ। स्थान भेद से अपभ्रंशों के अनेक रूप थे। आजकल जिस क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि उपभाषाएं बोली जाती हैं, उस क्षेत्र की साहित्यिक अपभ्रंश का नाम सौरसेनी था। ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उदय उसी से हुआ। इसी प्रकार भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकली। तो इस तरह से हम इसको समझते चलेंगे। डॉक्टर नामवर सिंह आदि विद्वान अर्धमागधी से अवधी की उत्पत्ति मानने के पक्ष में हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर लिखना होगा। इसके पश्चात अवधी भाषा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। अवधी भाषा का विकास जो है ये हम जानते चलें कि आदिकाल 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक, और मध्यकाल में 1500 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक, और आधुनिक काल में 1850 ईस्वी से अब तक का ये समय अवधी भाषा के विकास पर के लिए रखा गया है। अब अवधी भाषा के विकास के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 कालों में ये भाषा अपने विकास पर पहुंची, जिसमें कि अलग अलग तरीके से कवियों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर मित्रों, आधुनिक अवधी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर का निरूपण कीजिए। यानी आधुनिक अवधी कविता की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उनका आपको बताना है, उनका निरूपण करना है। तो हम इसको समझते चलेंगे कि आधुनिक हिंदी कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनको आपको बताना है। प्रवृत्तियां जो हैं, प्रवृत्तियों के बारे में आपको बताना है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु के समय में हुआ, ये जानना है हमको। उससे पहले ब्रजभाषा काव्य की भाषा थी, उसमें श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं हुई थीं। रीतकाल की श्रृंगारी कविता को पराधीनता की उपज माना गया। स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में ब्रजभाषा काव्य का खूब विरोध हुआ था। कारण यह कि रीत काव्य और ब्रजभाषा काव्य परस्पर समानार्थक हो गए थे। आधुनिक काल में ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली साहित्य की भाषा बनी। खड़ी बोली काव्य के समानांतर आधुनिक अवधी कविता का विकास हुआ। तो ये हम समझते चलेंगे। इसके पश्चात इसको जो हमें जिन बिंदुओं से इसको जो है इनकी प्रवृत्तियों को निरूपित करना है वे हैं ग्रामीण जीवन का संश्लिष्ट चित्रण इसमें बताया गया है, और इसके पश्चात राष्ट्रीयता की चेतना का प्रसार हुआ है,
और दलितों के प्रति सहज संवेदना इसमें प्रकट की गई है। और इसके पश्चात प्रगतिवादी स्वर, ये सारे पॉइंट्स में आपको लिखने होंगे आधुनिक अवधि कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में। इसके बाद देखेंगे खड ऋतु खंड के आधार पर यूसुफ जुलेखा का काव्य सौंदर्य आपको बताना है। यानी खडऋतु के बारे में, जो खड ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती हैं, तो उसमें जो है यूसुफ जुलेखा के काव्य सौंदर्य के बारे में आपको विवेचना करना है, उसको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि खड ऋतु खंड के आधार पर यूसुफ जुलेखा का काव्य सौंदर्य शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा अनेक खंडों में विभक्त एक प्रेमाख्यानक काव्य है। खड ऋतु वर्णन खंड इसका 19वां खंड है। इस खंड की काव्य कलात्मक उपलब्धियों की विवेचना निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो वो शीर्षक ये हैं कि भाषिक संरचना, पहली चीज तो है क्या, भाषिक संरचना, ये हमें जानना है। अब भाषिक संरचना के अंतर्गत हम आपको कुछ उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे भागे सोच वियोग विचार सब है, तन कान कोलाहल चाखहि, और चाखे जोगी जति अनुराग सो, भंवर पतिंग सभे रस भाखहि, पाखे प्रेम सुरंग सिदेह, स्नेह भरति ऋतु लाज को लागहि, लागे टेस दवाग्नि चहु दिस, कौन दिशा हुई बिरहिन भागय। इस तरह से इन्होंने अपनी रचना में खड ऋतु का वर्णन किया है। अलंकार योजना इसमें बताया गया है, बिंब योजना, छंद योजना, ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी पड़ेंगी, तभी आपके क्वेश्चंस पूरे आंसर के रूप में पुष्ट हो पाएंगे। इसके बाद हमें समझेंगे कि डॉक्टर सूर्य प्रसाद दीक्षित ने उन्मत्त जी के काव्य वैशिष्ट को निरूपित करते हुए लिखा है कि उन्मत्त जी के गीतों में विषय वस्तु की विविधता और शिल्प विधि की बहुरूपता है। इनकी कविताओं में अभिव्यक्त युगबोध अर्थात जन मन का आक्रोश विक्षोभ खड़ी बोली के समानांतर ही दिखाई देता है। इनकी कविताएं एक और अवध की जनपदीय संस्कृति से प्रेरित हैं और दूसरी ओर समकालीन राष्ट्रव्यापी संकट से प्रभावित हुई हैं। ये कविताएं लोकांचल के ग्रामीण बोध और मेट्रो कल्चर के महानगरीय बोध के मध्य सेतु निर्मित कर रही हैं। अवधी कविता के इस नव्य रूपांतरण का बहुत बड़ा श्रेय उन्मत्त जी को दिया जा सकता है। तो यह चीजें हमें समझना है। इसके पश्चात अगला जो आपका क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आचार्य विश्वनाथ पाठक की कविता के काव्य सौंदर्य को बताना है। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी की जो कविता है, इसके काव्य सौंदर्य को आपको लिखना होगा। तो आचार्य विश्वनाथ पाठक जी के जो काव्य सौंदर्य हैं उसको मैं संक्षेप में आपको बताता चलूँगा, या आप ध्यान रखें। पाठक की कविता के काव्य सौंदर्य के विषय में, तो आचार्य विश्वनाथ जी की कविता जो है उसके काव्य सौंदर्य के रूप में पाठक का स्थान आधुनिक अवधि के रचनाकारों में अग्रगण्य है, सबसे ज़्यादा जो है आगे माना गया है। आचार्य विश्वनाथ पाठक का स्थान आधुनिक अवधि के रचनाओं में, उनकी रचनाओं में ग्रामीण संस्कृति की अत्यंत सूक्ष्म एवं हृदय स्पर्शी अनुभूति का सहज वर्णन मिलता है। जैसे कि भागवत वैशिष्ट के बारे में बताया गया है, और इसके पश्चात जो है समाज में व्याप्त विसंगतियों एवं विद्वताओं को भी पाठक जी ने निकट से चित्रित किया है। इसके पश्चात शिल्पगत वैशिष्ट को भी बताया है इन्होंने, और इनकी रचनाओं में प्रायः हम अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्त प्रकाश का अलंकारों का समावेश देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की चीज़ें हैं, ये हमको पढ़ करके पूरे आंसर लिखने होंगे। इसके पश्चात देखेंगे बंशीधर शुक्ल प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। इनके बारे में आपको बताना है कि बंशीधर शुक्ल जो है प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, कवि थे, सोदाहरण विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर बंशीधर
शुक्ल के विषय में आपको लिखना है कि बंशीधर शुक्ल जी जो है एक प्रगतिशील जो है कवि, प्रगतिशील चेतना के कवि थे, और इसको हमें सोदाहरण जो है बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि बंशीधर शुक्ल जी जो है एक प्रगतिशील चेतना के कवि के रूप में किस रूप में है, तो श्री बंशीधर शुक्ल विशुद्ध ग्रामीण अंचल के कवि थे। उन्हें अवधि सम्राट तथा राष्ट्र कवि जैसी मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। गांव के प्रति शुक्ल जी के हृदय में अगाध प्रेम था। चहकते हुए पक्षी, कलकल निनाद करती हुई नदियां, हरे भरे पेड़ पौधे, झूमती हुई फसलें उनके मन को भाव विभोर कर देती थीं। उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई थी जिसे किसान की दुनिया कहा जाता है। शुक्ल जी के काव्य में यथार्थ के दर्शन होते हैं। जहाँ पर शुक्ल जी का गांव से प्रेम दिखाई देता है, वहीं उनके लिए नगरों की कृत्रिमता और बनावट त्याज्य है। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ न प्रकृति भरे उत्साह, हुआ कस कस होय निर्वाह। जहाँ न प्रकृति भरे उत्साह, अर्थात जहाँ प्रकृति नहीं है, जो स्थान प्रकृति से बहुत दूर है, हुआ कसकस होए निर्वाह, वहाँ कैसे जीवन जिया जा सकता है, यह संदेश उन्होंने कविता के माध्यम से देने का प्रयास किया। जहाँ न खुलकर निकरे आह, हुआ कसकस होए निर्वाह। जहाँ खुल करके आह नहीं होती हैं, किसी के वेदनाओं को पहचाना नहीं जाता है, वहाँ कैसे रहा जा सकता है। फिर राष्ट्र प्रेम की भावना बंशीधर की प्रगतिशील कविता के रूप में हमको मिल रहे हैं। फिर इसके बाद संघर्ष का स्वर इन्होंने अपनी रचना में दिया है। हम क्रांति काल में जन्मे, रणरंग हमें अति प्यारा, चुप रहना कायरता है, लड़ मरना लक्ष्य हमारा। हे प्रभु हमें साहस दो, पलटे दुर्भाग्य हमारा, आजाद देश भारत हो, आजाद हमारा नारा। इस तरह से संघर्ष का स्वर इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से दिया है। शुक्ल जी का विद्रोही स्वर भी देखने को मिलता है कि जब भूखी आते खोलें तब सरई पूजी खाई, सरई भूजी खाई, ऊपर तलिया का ताता, पानी उठ के पी जाई। इस तरह से इन्होंने अपनी रचना, कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। तो कृषक जीवन के बारे में आप देखें, जब जेठ महीना आवा, सविता आगी बरसावे, चिरयू न घुरघुर छाड़े, सब मनई घर माँ सोवें, तब पेट माँ पट्टी कस के हम खूब कुदार चलायन, उई पछुए के घूरे पर 10 बीघा खेत बनायन। इस तरह से इन्होंने अपनी रचना की। सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। एक कविता प्रस्तुत है इस पर। ब्याह के बाद 8 दिन बीती, ब्याह के बाद 8 दिन बीत, माल कपड़ा बिटिया का छीन, बंद डोली माँ लय बैठारी अंधेरे, जंगल माँ तजदीन, और लारकिन नन्ही है नादान, राह पूछत रोवत घर आए, और फटी धोती गाढ़ा की पहिर, गरे अम्मा के गए लपटाए। इस तरह से जो है कविता इन्होंने लिखा है, जो है बहुत ही सामाजिक परिस्थितियों को लिए हुए जुड़ी हुई कविताएं इन्होंने लिखी है मित्रों। तो हम चाहेंगे कि आप पूरी तरह से इसको क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें और पूरी तरह से इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आप पूरी तरह से लिख पाएं और आपका अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो पाए। आपको पूरी कोशिश हमारी रहती है। तो मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे। ये हिंदी फर्स्ट पेपर जो मैंने आपको बताया है, इसमें से आपको 90% क्वेश्चंस अवश्य मिलेंगे। तो आप पूरी तैयारी में लगें और इसको समझते हुए कुछ जो है अन्यत्र आप पाठ्य पुस्तकों से भी आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ें, या हमारे वीडियो को आप देखते रहें, तो मैं इसको डिटेल में भी बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।